गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल चाल? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चार धाम यात्राओं में से एक बद्रीनाथ धाम की। यहाँ पर विष्णु भगवान जी का मंदिर स्थित है जिसको हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जाने के लिए हमें कहाँ आना होगा, कहां से कैसे कैसे जाना होगा, क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या असुविधाएं होने की हमारे साथ संभावना है, किस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी, कहां हम अपना खर्चा जा कम बचा सकते हैं, हम बात करेंगे इसी सब को लेकर एक बजट यात्रा की। तो बजट यात्रा में कि हमारा खाने पर कितना खर्चा होगा, हमारा रहने पर कितना खर्चा होगा, हमारा ट्रैवलिंग पर कितना खर्चा होगा, ये सब चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, और अगर अच्छी लगी तो क्यों लगी। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको पूरी एक एक पल की एक एक जानकारी देने की कि कहां पर आप कैसे कैसे अपनी यात्रा को सुविधाजनक बता सकते हैं, कहां पर आप अपना एक्सपेंसेस भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। तो आप चारों धाम देखिए, चाहे आपका यमुनोत्री धाम हो, चाहे आपका गंगोत्री धाम हो, चाहे आप केदारनाथ जाएं या फिर आप बद्रीनाथ जाएं, लेकिन आपको आना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश। तो आपकी यात्रा स्टार्ट ही हरिद्वार या ऋषिकेश से होगी। आप कहीं से भी आए लेकिन आपको इन दो स्थानों पर तो आना ही पड़ेगा क्योंकि इन चारों धाम की यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों हम अपने सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यात्रा कब शुरू होती है और कब से कब तक चलती है। तो दोस्तों जैसा हम सभी लोगों को पता है कि बाबा के दरबार 8 मई को खुल गए थे, बाबा के कपाट 8 मई को खुल गए थे और यह 2 साल बाद जैसे यात्रा सुचारू रूप से चालू हुई तो जबरदस्त भीड़ टूट पड़ी है इस बार। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे अच्छा समय मई और जून का होता है, पीक पे रहती है उस टाइम यह यात्रा। और दिवाली के करीब 10 दिन बाद बाबा के कपाट बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों मई से लेकर के नवंबर तक आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मई और जून और सितंबर अक्टूबर का समय होता है। और दोस्तों अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों हमें बारिश का सीजन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बारिश के सीजन में वहां पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है और बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होने की संभावना भी रहती है। तो यह सीजन हमें अवॉइड करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा। दोस्तों हम अपनी यात्रा को हरिद्वार से शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं से भी आए, चाहे ट्रेन से आए या बाई प्लेन आए, अगर आप बाई प्लेन आते हैं तो आपको देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर आना पड़ेगा। आप वहां से भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, देहरादून से भी, लेकिन ज्यादातर चार धाम यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है। तो दोस्तों हम मान के चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मान के चलते हैं कि हमारा सफर हरिद्वार से शुरू होता है और हरिद्वार आने के लिए आप बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं। सबसे बढ़िया है आप कहीं से भी आए, सस्ता और सरल और आरामदायक सफर होता है ट्रेन का। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लंबी दूरी से आने वाले वो ट्रेन से आए। बाकी तो देखिए आप सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपने बजट के अनुरूप होता, कोई कैसे आता, लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे आरामदायक सफर ट्रेन का है और जहां से ज्यादा से ज्यादा सफर हो सके उतना हम लोगों को ट्रेन के द्वारा सफर कर लेना चाहिए क्योंकि आरामदायक भी है और सस्ता भी होता है। तो दोस्तों हम सफर शुरू कर रहे हैं अपना हरिद्वार से। हरिद्वार में जैसे ही हम लोग आते हैं, अगर आप जल्दी सुबह आ जाते तो, क्योंकि बद्रीनाथ निकलने के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, सुबह जल्दी, सुबह 5 बजे से आपको बस मिलने शुरू हो जाती है और आपको 8, साढ़े 8 या 9 बजे के बाद कोई बस नहीं मिलेगी वहां से। तो इसलिए आपको जल्दी ही निकलना होगा। तो अगर आप रात को हरिद्वार आते हैं या रात को आप ऋषिकेश आते हैं तो वहां पर स्टे करें। हो सके तो अपना टिकट रात को ही जाकर के वहां पर टिकट काउंटर से अपना टिकट ले लें या टूर एंड ट्रेवल वालों के थ्रू आप अपना टिकट बुक करा लें। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप सीधा स्टेशन बस अड्डे पे जाएं और वहां से अपना टिकट कलेक्ट कर लें। नहीं तो आप सुबह जल्दी जाएं, असुविधा से बचने के लिए तो अच्छा है कि आप रात को ही ले लें, तो आप सुबह जल्दी जाकर भी ले सकते हैं। तो आप सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे आप उतनी जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि सुबह से लेके और आपको शाम रात हो जाएगी बद्रीनाथ तक पहुंचने में, क्योंकि यहां से हरिद्वार से लेकर के बद्रीनाथ की दूरी 320 किलोमीटर बैठती है। और अगर आप ऋषिकेश से जाएंगे तो 20 किलोमीटर और कम कर लीजिए, यानी कि करीब 295 के अराउंड किलोमीटर पड़ते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमने सुबह सुबह अपना सफर हरिद्वार से चालू कर दिया और हम बस में बैठ गए। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सपेंसेस बस की आती है। बस का किराया आपको 700 से 800 रुपए पड़ने वाला है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो हमें कम से कम 11 से 12 घंटे लग जाते हैं। 10 से लेकर के 12 घंटे तो मान के ही चलिए आप कि इतना सफर तो हमारा लगता ही लगता है। इस सफर में बस 2 जगह आपको रिफ्रेशमेंट भी करवाने के लिए रुकेगी। आप नाश्ता कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। खाना और नाश्ता ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो खाना आपको, अगर आप ऑफ सीजन पे रहे तो आपको 80 रुपए की थाली भी मिल जाती है।
80 रुपए से 150 रुपए तक की थाली मिलती है। लेकिन अगर आप सीजनल मील की बात करें तो आपको 150 से लेकर 250 रुपए तक की थाली, मस्त थाली मिलती है, जिसमें आप भरपूर पेट भर के खाना खा सकते हैं, जिसमें आपको 3 सब्जियां मिलेंगी कम से कम, आपको चावल मिलेंगे, चपाती मिलेगी, ये सब आइटम मिलेगी आपको। तो दोस्तों हम मानते हैं कि हम 150 रुपए में अपना पेट भर लेते हैं, तो हमारा 150 रुपए खाने का हो गया एक टाइम का, और हम जैसे हरिद्वार से चले हैं तो हमारा 800 रुपए बस का रेंट हो गया। तो अभी तक हमारे 950 रुपए एक्सपेंसेस हुए। देखिए 50 रुपए एक्स्ट्रा और लगा लीजिए, क्योंकि बस में चलता तो आदमी को पानी भी पीना है, आप कोल्ड ड्रिंक भी खा सकते हैं, चिप्स कुरकुरे देखिए कुछ भी खा सकते हैं ना, तो 50 रुपए आप मान के चलिए कि आप 1000 रुपए में बद्रीनाथ धाम के दरबार तक पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला काम है कि हम अपना रहने का इंतजाम करें। देखिए आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो कोशिश करें कि आप पहले से पहले ही ऑनलाइन, जैसे क्योंकि इस टाइम यात्रा पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा नहीं हो रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन डेट ले ले और उसी डेट को सफर करें। और ऑनलाइन के थ्रू ही आप अपना रूम भी बुक्स कर सकते हैं। तो वहां पर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं उसका लिंक आपको दे देता हूं, आप वहां से अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और अपना दूसरी वेबसाइट से अपना होटल का रूम भी ले सकते हैं। दोस्तों सबसे आसान तरीका, क्योंकि हम बजट यात्रा की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे कम, क्योंकि देखिए सिर्फ रात ही गुजारनी है। देखिए मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं बहुत घूमता हूं, तो मैं तो अगर ये सोचूं कि मैं बड़े बड़े होटलों में कमरा लूं तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे घूमना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मेरा सबसे बड़ी बात ये है, अफोर्ड से मतलब ये नहीं कि मैं ले नहीं सकता, मैं ले सकता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि होटल में करने क्या जाते हैं हम बाहर घूमने जाते हैं, तो हम प्रकृति के नजदीक जाना पसंद करते हैं या होटल के कमरे में रहना पसंद करते हैं कि या फर्स्ट क्लास होटल हो, स्वीट्स हो, ये हो। हमें होटल में नहीं रहना, अगर हमें रहना तो फिर हम अपने घर पे अच्छे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि होटल में सिर्फ हमें सोने जाना होता है। हाँ कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप थक गए तो आपको नींद आराम से आ जाए, ऐसा प्लेस जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों हम मान के चलते हैं कि हम जाकर के एक रूम ले लेते हैं। अगर हम ग्रुप में हैं और हम 4 बंदे हैं, 3 बंदे या 4 बंदे हैं, तो हमारे पास जो रूम मिलता है वहां 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के रूम मिलते हैं। वैसे तो वहां पर आपको 4-5 हजार रुपए तक के भी रूम मिल जाएंगे, लेकिन 1000 रुपए में एक अच्छा रूम मिल जाता है आपको। आप पर हेड की बात करें तो 250 रुपए आपके पर हेड आता है। लेकिन अगर आप सिंगल बंदे हैं या 2 बंदे हैं तो आप रूम ना लें। मैं तो सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि आप रूम ना लें। अगर आप बजट यात्रा की बात कर रहे हैं, आप दूसरे पोर्शन पे जा सकते हैं, यानी कि दूसरी साइड जा सकते हैं, जैसे डोरमेट्री हुआ, आश्रम हुआ, तो यहाँ पर आपको बेड मिलते हैं। डोरमेट्री में भी क्या है कि आपको बेड मिलेंगे, सीक्वेंस में काफी सारे बेड लगे होंगे, वो आपको 150 से 250 रुपए पर बेड मिल जाता है। और अगर आप वैसे भी जान, जैसे आश्रम में होते हैं या लॉज टाइप होती है, वहां पर आपके गद्दे लगे होते हैं फर्श के ऊपर, वो आपको 100 रुपीज में भी मिल जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कैसी सुविधा चाहिए। आपको फ्लोर वाले गद्दे चाहिए, आपको डोरमेट्री वाले बेड वाले गद्दे चाहिए, या आपको होटल्स का रूम चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे स्टार्टिंग बात, आप हरिद्वार से चले, आपका 800 रुपए का बस का किराया टिकट, आपने खाना खाया 200 रुपए उस दिन के, आप होटल में पहुंच गए। मैं आपको 100 नहीं कहता, मैं आपको 150 नहीं कहता, मैं कहता हूं आपको 250 रुपए में आपने, मैं ऊपर लेके चलता हूं आपका बजट पर हेड 250 रुपए में आपने वहां पर धाम पर हेड आपको बेड मिल गया। तो 1000 रुपए वो हो गए थे, 250 यानी कि 1250 रुपए आपके हो गए यहाँ तक आने के। अब आप आराम से शाम के टाइम अगर पहुंच जाते हैं टाइम से, तो आप शाम के टाइम दर्शन करिए, रात को रुकिए और वहां पर रात का खाना खाइए और आराम करिए। देखिए जो ये हमारा बद्रीनाथ है, यहाँ पर खाना आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है, आपका पेट 150 रुपए में आराम से भर जाएगा। लेकिन जैसे पीक पे चल रही है इस टाइम यात्रा, मैं उसको आपको ये भी नहीं कहूंगा 150, मैं 200 या मैं कहता हूँ सीधा 250 रुपए। मैं आपका बजट थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि कुछ कह दूं और वहां पे जाके आपको कुछ और मिले। सुबह उठ करके फिर बद्रीनाथ बाबा के धाम में दर्शन करें। दर्शन करने से पहले वहां पे तप्त कुंड है, तप्त कुंड बहुत ज्यादा गर्म है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। आपको दिन भर की थकान जितनी भी होगी ना, आप उसके अंदर एक बार अगर आप देखिए, वो गर्म होता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते। अगर आप उसके अंदर उतर सकते हैं तो टू गुड, आप नहा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं जितनी बार गया हूं उसके अंदर उतर के नहाया, सिर्फ एक बार मैं उसके अंदर नहीं नहा पाया था, क्योंकि प्रेशर ज्यादा खुला हुआ था, गर्म पानी बहुत ज्यादा आ रहा था। नहीं तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा मिक्सिंग सी हो जाती है, तो पानी इतना भी हो जाता है कि आदमी नहा। हाँ ये जरूर है कि पानी चाहे कैसे भी, अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपको लगेगा अरे जल गया, लेकिन अगर आप एक बार उसमें उतर गए तो फिर आप आराम से नहा सकते हैं। नहीं तो आप वहीं पर बाल्टी अरेंज होती है, आप बाल्टी से नहा सकते हैं। आप वहां पर नहाने के बाद बाबा बद्रीनाथ के दर्शन को जाएं, श्रद्धा से दर्शन करें, तसल्ली से दर्शन करके आए।
और आकर के अपने रूम्स में अगर रुकना चाहे तो रुके, नहीं तो मैं एक बोलता हूं कि आप सीधा वहां से जाएं माना। माना हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहलाता है। तो दोस्तों सिर्फ 3 किलोमीटर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है वहां से, आप वो जाएं। एक अच्छा प्लेस है, वहां पर भीमशिला है, वहां पर माता सरस्वती देवी का मंदिर भी है लास्ट वाला, और एक वहां पर रेस्टोरेंट भी खुल गया। पहले तो छोटी सी दुकान हुआ करती थी, बहुत छोटी सी, जिसपे लिखा था हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। अब वहां पर एक छोटा रेस्टोरेंट भी खुल गया है। तो दोस्तों आप वहां पर भी घूम के आ सकते हैं। जब आप इतनी दूर गए हैं तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि ये वन साइड रूट का इतना आपका एक्सपेंसेस लगता ही लगता है। अब इसमें आप वापसी इतना ही इंक्लूड और कर लीजिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप चाहे कैसे भी जाएं, आप 4000 रुपए के अंदर अंदर आप घूमकर हरिद्वार से वापस हरिद्वार आ सकते हैं बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके। और मैं मानता हूं ये कोई ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। तो दोस्तों बैग उठाइए और निकल पड़िए। हाँ, बैग में फालतू सामान ना रखें। बैग में सिर्फ उतना ही सामान रखें जितना आपको जरूरत महसूस हो, क्योंकि ज्यादा लगेज वहां पर ले जाना अपने आप को मुसीबत में डालना। सिर्फ आप गर्म कपड़े, एक जोड़ी गर्म कपड़े रखें जो आपको ऊपर जाके काम आएंगे। हाँ, आपके पास टोपा, मफलर, दस्ताने, ग्लव्स ये और सॉक्स अच्छे होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपके पास एक रेनकोट होना चाहिए, या आप बरसाती पन्नी वाली भी रख सकते हैं। अच्छा है रेनकोट, एक अच्छा रेनकोट होना चाहिए, वो ज्यादा बचाएगा। पन्नी भी वहां पर बहुत बार काम नहीं आती, जब बारिश आती है ना तो जबरदस्त बारिश आती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रेनकोट इस सफर में। और बाबा का नाम लीजिए और अपनी यात्रा कीजिए। जय बाबा की। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो उन लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर ले, जिससे मेरी ऐसी ही नई नई जानकारी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई जगह, एक नए प्लेस पर जल्द ही।